Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the making of the national movements 1870s till 1947. This is the SST lesson of class 8th जो कि बहुत लेंदी लेसन है और मुझे ज़रूर पता है कि आपको यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज जाने वाली है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपके सॉल्यूशंस यहाँ पर ईजिली मिल जाएं। लेकिन ये वीडियो जो है ये पूरा लेसन 2 पार्ट में कवर है, तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट है जो बताने जा रहा है जहाँ पर किस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए थे और कौन सी ईयर में हुए थे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो बताया जा रहा है वो है एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया सिर्फ लोगों से ही बनी हुई है। इट मीन्स ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट है, कलर है, क्रीड है, लैंग्वेज, जेंडर, किसी भी बेसिस पे अगर हम देखें तो हम सिर्फ इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। इसका मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री के वो लोगों के लिए ही है, उनके डेवलपमेंट के लिए है। सो the consequences begin with the clearly stated by the political association formed after 1850। अब जैसे कि अगर आपने पहले से ही अपने पूरे 5th चैप्टर को कंप्लीट किया है जहाँ पर था व्हेन पीपल रिबल, तो व्हेन पीपल रिबल स्टार्ट हुआ था 1857 और 1857 के बाद कुछ टाइम तक आफ्टर मैथ की पॉलिसीज़ बनने के बाद कुछ टाइम तक रिबेलिशन कम हो गए थे। लेकिन 1870 और 1880 के बाद फिर से रिबेलिशन स्टार्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ पर फिर से गवर्नमेंट ने अपनी कुछ गलत पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर वो टॉपिक था, यहाँ पर वो एक पॉइंट था जहाँ पर 1870 और 1880s में लोगों को अपने देशभक्ति के बारे में जागरूकता हुई। इट मीन्स दे आर थिंकिंग अबाउट देयर नेशन। मोस्ट ऑफ दीज वर लीड बाय द इंग्लिश एजुकेशन प्रोफेशनल्स। कई स्कॉलर्स ने, कई लॉयर्स ने भी बताया कि किस तरीके से इंडिया चलनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे एसोसिएशन जो फॉर्म किए गए 1870 के बाद से। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे पास आज़ादी तक ये फॉर्मेशन रहा, ये एसोसिएशन चलता रहा एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया है वो निभाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये जो एसोसिएशन फॉर्म किए गए उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया था पूर्ण सार्वजनिक सभा, जिसका मतलब है सार्वजनिक में इसका मतलब होता है फॉर ऑल द पीपल। मीन्स सार्वजनिक जो होता है सब लोगों के लिए, फॉर ऑल द पीपल। इट मीन्स जो भी ये सभा बनाई गई है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट को नहीं रिप्रेजेंट करेगी बल्कि इस इंडिया के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉर्वेन। उनका मानना था पीपल सॉर्वेन होना चाहिए। अब सॉर्वेन जो है वो ऑलरेडी एक हमारे की फीचर हैं नेशनलिज्म के और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी। अब यहाँ पर उन्होंने बताया था कि सभी लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और सॉर्वेन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं अपनी कंट्री को चलाने के लिए, ऐसा उनका मानना था। लॉ दैट इंक्रीजेस डिससेटिस्फेक्शन। किस लॉ की वजह से कंट्री में बहुत ज़्यादा रिबेलिएशन स्टार्ट होने लगा? सबसे पहला एक एक्ट आया था आर्म्स एक्ट 1878। इसका मतलब था कि इंडियन पीपल अपने पास किसी भी प्रकार का आर्म्स नहीं रख सकते, कोई हथियार नहीं रख सकते, कोई वेपन नहीं रख सकते। ये एक्ट पास किया गया था 1878 में ब्रिटिशर्स द्वारा। दूसरा एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगेन इट वॉज इन 1878। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? प्रेस एक्ट जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं छाप सकता। इसका मतलब जब भी कोई पर्सन को न्यूज़ छापनी है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स बोलेंगे तो ही वो न्यूज़ छपेगी, अदरवाइज नहीं। तो इस पर भी कई लोगों ने अपोज किया कि हमें अपने ओपिनियंस व्यक्त करने का मौका नहीं मिल रहा है। सो दीज टू एक्ट स्टार्टेड द रिबेलिएशन इन द कंट्री। उसके बाद आता है आइबर्ट बिल जो कि पास किया गया था 1883 में। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन जज। एक्चुअली आइबर्ट बिल इसलिए पास किया गया था पहले कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग यही चाहते थे
कि जुडिशरी सिस्टम में ब्रिटिशर्स और इंडियन जजेस के बीच में इक्वालिटी हो। जितने ब्रिटिशर्स हैं उतने इंडियन जजेस भी जुडिशरी पावर में होने चाहिए। बट व्हेन द वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट, यहाँ पर वाइट अपोजिशन मतलब ब्रिटिशर्स के लिए बात की जा रही है, ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि ये जो बिल बनाया गया है इसको विड्रॉ किया जाए। इसका मतलब किसी भी इंडियन पर्सन के पास पावर नहीं होनी चाहिए जुडिशरी में। जिसमें जब ये बिल पास किया गया तो लोग बहुत नाराज़ हुए क्योंकि उनको कोई पावर्स नहीं मिल रहे थे। द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैव बीन फेल्ट सिंस 1880, बट द आइबल विल जो कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोवर्सी में जो आइबर्ट बिल चल रहा था वहाँ पर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हमें भी इक्वालिटी की पोजीशन चाहिए। अब इनको इक्वालिटी की पोजीशन चाहिए थी, इसलिए आइबर्ट बिल 1883 में जब पास किया गया था, इसका मतलब कि ये बिल पास होते ही लोगों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश शुरू हो गया, रिबेलेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी बनाई गई थी वो बनाई गई थी दिसंबर 1885 में, जहाँ पर 72 डेलीगेट्स जो हैं उन्होंने साइन किया था। पूरी ओवरऑल कंट्री से 72 डेलीगेट्स आए थे, मतलब बड़े बड़े लोग अलग अलग पार्टीज से आए थे। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया था मीटिंग बॉम्बे में। सबसे पहले मीटिंग हुई थी बॉम्बे में। अब इस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट लोग प्रेजेंट थे वो थे दादा भाई नारोजी और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बुनार्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और उनके साथ में कई लोग बड़े नेता जो कि बॉम्बे और कलकत्ता से रिलेटेड थे। नारोजी अ बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड सेटल्ड इन लंदन, वो ऑलरेडी लंदन से थे, इसलिए उनको पता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में यंगेस्ट नेशनलिस्ट कैसे होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से सिविल एग्ज़ाम्स होते हैं लंदन में, इंडिया में भी वो सिविल एग्ज़ाम्स होने चाहिए। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए होम्स ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल। वो भी चाहते थे कि इंडिया के लोग आगे बढ़ें और रिलीजन सब जितने भी काम कर रहे हैं जो कि अपोजिशन में चल रहे हैं वो सब साथ में मिलकर काम करें। दादा भाई नौरोजी के सामने आपके लिए एक प्रेजेंट किया है पिक्चर, एंड ही वॉज पब्लिकिस्ट एंड समवन हु पब्लिसाइज एन आइडिया। क्या होता है पब्लिकिस्ट? एंड समवन हु पब्लिसाइज एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एट मीटिंग्स। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे। अ नेशन इन द मेकिंग, यहाँ से हमारा मेन रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है कि किस तरीके से इंडिया चेंज हुआ, किस तरीके से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इज़ द फर्स्ट 20 ईयर्स। हमने ये देखा था जब भी आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो उनके जो नेता थे पहले 20 साल में वो मॉडरेट्स थे। मतलब उन्होंने मॉडरेट की तरह काम किया। मॉडरेट मीन्स वो रिवोल्यूशन नहीं चाहते थे। एवरी टाइम दे आर अपीलिंग और रिक्वेस्टिंग टू द ब्रिटिशर्स टू चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट दे आर नॉट यूजिंग द पाथ ऑफ वायलेंस। नॉन वायलेंस के साथ चलते हुए उन्होंने कई बार अपने मेथड्स को सेम तरीके से फॉलो किया और वो 20 साल तक सेम मेथड के साथ चलते रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट्स डिमांड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहते थे कि इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन में आए, सिर्फ उनकी डिमांड इतनी ही थी। इट वॉन्टेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उनका मानना था कि हमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्ट मिलना चाहिए, हमारे भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे होने चाहिए और हमें भी कहीं ना कहीं कुछ पावर्स बढ़ाकर मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हायर पोजीशन, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हायर पोजीशन है, वहाँ पर इंडियंस होने चाहिए। इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की डिमांड की जो ऑलरेडी लंदन में चल रही थी। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। उन्होंने ऐसा बोला कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड और आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाए। ये डिमांड थी मॉडरेट्स पीपल की, जो फर्स्ट 20 ईयर्स में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई। इकोनॉमिक डिमांड भी थी ऑफ कांग्रेस, वो कुछ इकोनॉमिक डिमांड चाहते थे। अब इकोनॉमिक डिमांड अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस डिमांडेड फॉर रिडक्शन इन रेवेन्यू। वो चाहते थे रेवेन्यू में कमी आए। देयर शुड बी कट ऑफ इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इरीगेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाए। इट पास्ड मेनी रिजोल्यूशन ऑफ साल्ट। उन्होंने कौन कौन से एक्ट पास किए? सॉल्ट रिजोल्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड,
इंडियंस के साथ, इंडियन लेबरर के साथ जो अब्रॉड में ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उनसे रिलेटेड उन्होंने एक्ट पास किए। एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनके लिए भी उन्होंने डिमांड की कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है उनके जो परेशानियां हैं फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो दूर हो जाएं। तो ये सारी डिमांड्स आप देख सकते हैं, ये की गई थी मॉडरेट्स द्वारा, और मॉडरेट्स ने सिर्फ एप्लीकेशन करके, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट रख के ब्रिटिशर्स से अपील की थी। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पुणे, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वॉज बिगनिंग टू एक्सप्लोर। यहाँ पर हम लाल बाल पाल भी सुनते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ये स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। और इनका मानना था, भले ही ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ये चलते हैं अलग से, मॉडरेट के साथ नहीं रहते, ये रेडिकल्स होते हैं जो अलग डायरेक्शन से वॉयलेंस के पाथ पे चलते थे। और उनका मानना था कि अगर इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हमको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट में चलना ही पड़ेगा। सो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर एंड एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। उन्होंने मेन ध्यान रखा था कि सेल्फ रिलायंस होने चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और उनका मेन मुद्दा था, दे आर फाइटिंग फॉर स्वराज, और स्वराज के ध्यान में रखते मतलब हमें अपनी कंट्री में खुद का राज हो, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था 1905 में, जो कि वॉइसरॉय क्रुजन द्वारा पार्टीशन किया गया था बंगाल का। अब ये बंगाल का पार्टीशन हुआ क्यों था? क्योंकि जब बंगाल की प्रोविंसेस थी, जो प्रांतें थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, जो प्रोविंसेस हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी थी। तो इनका मानना था ब्रिटिशर्स का कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। सो ब्रिटिश आर्ग्यूड दैट डिवाइडिंग द बंगाल, अगर हमने बंगाल का डिवाइड कर दिया तो हमें उनको संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। लेकिन उनका मेन रीज़न ये नहीं था। मेन ब्रिटिश मोटिव वॉज टू कर्टल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड द स्प्लिट द बंगाली पीपल। बंगाली पीपल को स्प्लिट करना था, इसलिए उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के इसमें बंगाल का पार्टीशन कर दिया। द पार्टीशन ऑफ बंगाली इन पीपल ऑल द ओवर द कंट्री, ऑल सभी की जगह इफेक्टेड गए, मतलब ये पार्टीशन सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, काफ़ी लोगों को इफेक्टेड गया। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस ऑन मॉडरेट ने भी इनका अपोज किया, लेकिन इन सब का अपोज करते करते उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी देखा। इट मीन्स दे हैव डन द स्वदेशी मूवमेंट, जो इस समय पे बंगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। और फिर स्वदेशी मूवमेंट आंध्र के डेल्टिक एरिया में कुछ अलग नाम से पहचानने लगे, दैट इज़ वंदे मातरम मूवमेंट। मतलब बंगाल में हम उसे स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं, और सेम मूवमेंट को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम मूवमेंट के द्वारा जानने लगे। स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था, जहाँ पर हम अपोज कर रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे वो ब्रिटिशर्स के नहीं होंगे, हम अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे। और वो इसलिए रखा गया था ताकि हम अपनी खुद की मदद कर सकें, सेल्फ हेल्प कर सकें, स्वदेशी एंटरप्राइजेस स्टार्ट हो सकें, नेशनल एजुकेशन सिस्टम पर फोकस किया जा सके, एंड द यूज़ ऑफ नेशनल लैंग्वेज। हमें इंडियन हैं, हम हिंदी, संस्कृत और प्राकृत जैसी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। उसके बाद मुस्लिम लीग स्टार्ट हुआ। मुस्लिम लीग एक ग्रुप था मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का और नवाब्स का, जो ऑल इंडिया डेक्कन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गया डेक्का में इन 1906 में। इट डिज़ायर्ड सेपरेट इलेक्ट्रॉल। उनका मानना था कि हमें अपना एक इलेक्ट्रॉल मिलना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में पोजीशन मिलनी चाहिए, और उनको मिली भी, जो कि मिली गई 1909 में। सम सीट्स उनके लिए रिजर्व रखी गई ताकि उनके वोटर्स उनको वोट कर सकें, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भी प्लेस मिली। दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियन टू गैदर फॉलोइंग द डिस्टर्बेंट फेवर इन देयर ओन रिलीजन। और इन 1907 में कांग्रेस दो पार्ट में बांट दी गई, मतलब मॉडरेट अलग तरीके से काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं रेडिकल्स अपने अलग तरीके से। लेकिन गांधी जी ने इसके ऊपर अपोज किया। उन्होंने बोला कि जब तक इंडियंस पीपल साथ में नहीं आएंगे, हमें फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ तक मैं स्टॉप कर रही हूँ पार्ट 1 को। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ताकि उसके बारे में पता चल सके कि किस तरीके से हमको फ्रीडम मिली। तो जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियोस और देखते रहें हमारा सेकंड पार्ट। सो होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।